बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया और ये ख़िताब उनका उस तरह का जारहाना नहीं था जैसा नॉर्मली होता है, लेकिन बड़े इनकलाबी इक़दामात उन्होंने किए हैं और बड़े अहम और मुश्किल फ़ैसले उन्होंने किए हैं। कुछ बड़ी अहम और बड़ी खुशखबरियाँ हैं जो पाकिस्तानियों के लिए हैं। वो सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल चंद मिनटों में शेयर कर दूँगा। मरीम नवाज़ ने आसिफ अली ज़रदारी को भी गाली निकाल दी है, कैसे निकाली है उसकी ऑडियो भी आ गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो सबसे पहले जो चीदा चीज़ें हैं मैंने इसमें से निकाली हैं ख़िताब में से कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्यों किया। देखें, एक तो इस वक्त एक लॉन्ग मार्च भी चला हुआ है, एक और लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं, फिर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद होती है, फॉरेन एलिमेंट्स हैं बाहर से बहुत ज़्यादा। अमेरिका और मगरिब नहीं चाहता कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर बराजमान रहें लंबे अरसे तक, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। तो इस वजह से अंदरूनी और बैरूनी दोनों ख़तरात उनकी हुकूमत को हैं। तहरीक अदम एतमाद भी लाने की कोशिश हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब ने मईशत के अंदर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं या जो आदाद शुमार के अंदर वो बताते हैं कि बेहतरी आई है या ग्रोथ रेट बढ़ा है, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़े हैं, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, जो चीज़ें उन्होंने, या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो ये जो पैसा इमरान खान साहब ने इकट्ठा किया है और रिज़र्व भी पाकिस्तान के बड़े हैं, वो उनको अपनी हुकूमत जाने से पहले या अगले इंतखाबात से पहले आखिरी 1-1.5 साल में पब्लिक के ऊपर खर्च करेंगे। और जब वो पब्लिक के ऊपर खर्च करेंगे तो पब्लिक को रिलीफ मिलने की वजह से, क्योंकि इकॉनमी में कुछ बेहतरी आई है, जब रिलीफ पब्लिक के पास जाएगा तो उससे पब्लिक के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आएंगे। और इमरान खान साहब ने वही तुर्क का पत्ता खेला है। अपोजिशन पूरा एहतजाज इस जवाज़ के साथ कर रही है कि इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक ही ओवर में बहुत सारे छक्के लगा दिए। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत आज 10 रुपये बढ़नी थी, डीजल और पेट्रोल की कीमत, और उनको ये समरी भेजी गई थी ओगरा की जानिब से। कल से मातम हो रहा था, मीडिया वाले कह रहे थे कि क्या बस पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। बढ़ाने की बजाय इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 10-10 रुपये कम कर दी है। तो ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ा रिलीफ। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इस वक्त दुनिया में पेट्रोल की कीमत लगातार ऊपर जा रही है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद तो ज़्यादा जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक लंबा छक्का लगाया बॉल स्टेडियम से बाहर और 10 रुपये कीमत कम की, पेट्रोल की भी और डीजल की भी। बिजली की कीमत में भी उन्होंने, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जब महंगा होता है, ये फ्यूल क्योंकि बाहर से आता है, इसी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हम बिजली बनाते हैं, 60% बिजली यहीं पे बनाते हैं, तो बिजली ने महंगा होना था, लेकिन वहाँ पे भी 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली उन्होंने सस्ती कर दी है। 50% से लेकर 20% तक का मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं, जो लोग बिजली का बिल देते हैं, उनको इसमें फ़ायदा होगा। तो ये बड़े लंबे लंबे चक्के उन्होंने लगा दिए इमरान खान साहब ने। अपोजिशन जो महंगाई का बहाना लगा के इस्लामाबाद आना चाहती है, अब उनका जवाब कमज़ोर पड़ जाएगा इस वक्त। और क्योंकि अब पैसे कुछ इमरान खान साहब के पास इकट्ठे हो गए हैं, वो खर्च भी कर सकते हैं। IMF को भी उन्होंने टैकल कर दिया है। मैंने आपको जो अंदाज़ा बताया था वो अप्रैल और मई का बताया था, लेकिन ये उससे बहुत पहले इमरान खान साहब ने कर दिया। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि आलमी मंडी में चीज़ों की कीमत कम होने की जो तवक्को की जा रही थी, वो इमरान खान साहब ने कहा जी अब नहीं हो रही। यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद और मगरिब और मशरिक के बीच में जो टसल चल पड़ी है, उसके बाद अब ऐसा दिखाई नहीं देता कि कीमतें कम हों। तो जब कीमतें कम नहीं होनी तो फिर हालात जो हैं वो इसी तरह के होंगे। अब इमरान खान साहब ने जो पहली बात की, मैंने चंद बातें हाईलाइट की हैं, वो ये कि हमेशा ख्वाहिश थी कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आज़ाद हो, और मैं आज़ाद पॉलिसी बनाना चाहता था। हम आज़ाद पॉलिसी इसलिए नहीं बना पाए कि हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर अपने एसेट्स रखते हैं, लूट मार करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फिर आज़ाद पॉलिसी नहीं बना सकते, गुलाम बन जाते हैं उन मुल्कों के जहाँ पे पैसे पड़े होते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि आज रशिया के जिन लोगों ने पैसे, रूस के जो बड़े बड़े लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जिन्होंने पैसा चाहे मनी लॉन्डर करके या कुछ भी करके अमेरिका और यूरोप में रखा हुआ था, उन सबके अकाउंट फ्रीज हो गए। तो नुकसान तो उनका हो रहा है। तो इसलिए वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि रशिया उन मुल्कों से बिगाड़े। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिनका पैसा पड़ा होता है अमेरिका में, यूरोप में, वो कभी नहीं चाहते कि मगरबी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो। तो जैसा वो कहते हैं वैसा ये करते हैं। जैसे कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों के पैसे बाहर हैं। और फिर उन्होंने मिसालें दी कि मुशर्रफ के दौर में 10 ड्रोन हमले हुए, जो एक डिक्टेटर था जो चाहता है कि दुनिया उसको तस्लीम करे।
लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए और इन्होंने टूटे मुंह से मजम्मत भी नहीं की, बल्कि इनके बारे में लिखा भी गया सब कुछ। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने रूस का और चीन का दौरा किया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, खासतौर पे चीन का। रशिया में इसलिए गया कि हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है और वो हमें रशिया से लेनी है, और दूसरा 30% दुनिया की जो गैस है वो रशिया के पास है। गैस की दुनिया में किल्लत हो रही है, महंगी हो रही है, तो फ्यूचर में गैस पाइपलाइन यहाँ पे आएगी, यूरोप भी वहीं से लेता है, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और नुक्ता जो उन्होंने उठाया, आज़ादी सहाफ़त। आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर जितनी गालियाँ पाकिस्तान में PMLN ने दी हैं, अभी वो एक नज़ीर नाजी के बेटे ने जो हरकत की, बड़ी गंदी हरकत की है। यानी खातून अव्वल का नाम लेकर जिस तरह की चीज़ें उसने कही और जिस तरह की उसने बातें की, मैं तो हैरान हो गया। मैं इस आदमी को जानता था, इसको मिला भी हूँ, और दुनिया TV में गालिबन मुलाकात हुई है। माकूल आदमी थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लोगों को समझ नहीं आ रही कि ज़ाती ज़िंदगियों तक, निजी ज़िंदगियों तक, गालम गलोच तक, गंदे अल्फाज के इस्तेमाल तक, ज़ुबानी जुमलों तक ये लोग कैसे पहुँच गए। यानी ये सिर्फ यहाँ से गए और उनकी नवाज शरीफ से एक मुलाकात हुई है और अचानक ये बदल गए हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। कुछ और सहाफ़ी हैं जिस तरह की ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ। 3 साल पहले एक सहाफ़ी ने खबर दी और उसने कहा कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है। मैंने उसके ऊपर केस किया, अभी तक मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब 3 साल मुझे इंसाफ नहीं मिला, उसने दोबारा फिर वही हरकत कर दी, दोबारा उसने वही खबर दे दी है। तो जहाँ वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ फिर कानून के अंदर सुकम है। तो ये जो नया कानून उन्होंने कहा जो मैं बना रहा हूँ, और ये कानून एक्चुअली बना तो 2016 में था, पीका का कानून, और हम उसके अंदर सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। तो 2016 में तो कोई अदलिया नहीं बोली, कोई नहीं बोला, किसी ने बात नहीं की। अब ख़ास तौर पे जज साहिबान जब ये कहते हैं कि ठीक है भी तनकीद होने दे, कोई बात नहीं है, तो जिस तरह की तनकीद वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया के ऊपर होती है, जिस तरह के गंदे अल्फाज वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अपने घरों की ख़वातीन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे? अगर देते हैं तो फिर हमें पूरे पाकिस्तानियों को ये इजाज़त दी जाए कि वो भी इसी तरह के कसीदे आपकी फैमिलीज़ की शान में भी पढ़ें, जैसे कसीदे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की फैमिली की शान में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की इजाज़त फिर सबको होनी चाहिए मेरे ख्याल में, और अगर नहीं है तो फिर सबको काबिल गिरफ्त बनाएं, और उसके लिए ये कानून है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि लोग जो हैं वो साफ़ी पैसे वैसे खा के और दो नबियाँ कर रहे हैं। बात सच्ची है। बात तो नजम सेठी की थी एक्चुअली। नजम सेठी ने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं। नवाज शरीफ के दौर में इसी नजम सेठी ने जब करप्शन की स्टोरी दी थी तो 3 दिन तक बंद करके डंडे मारे थे नवाज शरीफ ने। इमरान खान ने तो डंडे नहीं मारे, उन्होंने तो इसको कुछ नहीं कहा। वो तो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और अदालतें वो कानूनी रास्ता भी बंद कर देती हैं। शौकत खानम के ऊपर कितनी बुरी खबर आई जब मैंने उसको बाद में एक्सपोज किया था कि शौकत खानम अस्पताल के पैसे PTI के फंड में चले गए। ये हो ही नहीं सकता, अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, और कोई उसकी कानूनी गुंजाइश भी नहीं है। शौकत खानम से पूछे बगैर जंग अखबार में खबर छाप दी। कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म जो है, जब इमरान खान साहब ने उनका नियाज़ी साहब का इंतखाब किया तो कहा क्या गया कि जादू टूने के ज़रिए से और फाले निकाल कर और सितारों का हाल देख कर इस बंदे का नाम निकाला गया, और 3 अखबारात ने इसको रिपोर्ट भी कर दिया। बरतानिया में या अमेरिका में होते ही अखबारात, इनको जुर्माना होता है, ये बंद हो जाते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो ये उन्होंने कहा इस बारे में। और फिर उसके बाद वो आए महंगाई पे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा अंदाज़ा था कि महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, सप्लाई चेन मुतासिर जितनी हुई है वापस बहाल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। हमारा अंदाज़ा इसमें गलत निकला और यूक्रेन और रूस की वजह से ये मामला मज़ीद ख़राब हो गया। मशरिक़ और मगरिब के अंदर जो अब टसल चल रही है उसकी वजह से मज़ीद ख़राब हो गया। तो उन्होंने कहा कि तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, घी 70% बाहर से आता है, दालें 70% बाहर से आती हैं, बिजली 60% हम बनाते हैं बाहर से आने वाले फ्यूल के साथ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर महंगा होना है और हुई हैं। अमेरिका में 40 साल की बदतरीन महंगाई है, बरतानिया और कनाडा में 30 साल की बदतरीन महंगाई है, तुर्की में 20 साल की बदतरीन महंगाई है। तो हर जगह महंगाई आई और बहुत ज़्यादा आई है। फिर उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो 5 साल में महंगाई आई, जो पहला दौर था इनका, ज़ियाउल हक साहब से पहले जो भुट्टो साहब का दौर था, तो उस दौर में जो महंगाई आई वो 13.5% थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो दूसरा दौर आया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली हुकूमत 88 में, तब जो महंगाई थी वो 8.3% थी। और फिर उसके बाद जब 94 से 96 तक पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर आया, बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत, तो महंगाई 11.6% थी। 2008 से 2012 तक जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, सदर रहे, और उनकी हुकूमत आई,
तो महंगाई थी 13.6%। ये पीपल्स पार्टी की महंगाई है। नून लीग का जो है वो पहले दौर में 10.08%, दूसरे दौर में 97 से 99 तक। अब ये 2-2 साल के अदवार हैं, 2-2 साल के अदवार हैं, पूरा 5 साल दौर नहीं बता रहे। 10.8% नून लीग के दौर में, 997 से दूसरे दौर के अंदर 7.02%। और क्योंकि 2013 से 2018 तक पूरी दुनिया के हालात बेहतरीन थे, माहौल बड़ा ठंडा था और पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड निचले लेवल पे थी। जो खाने का तेल है उसकी कीमतें, दालों की कीमतें, आलमी मंडियों में कीमतें बहुत कम थी, तो उस वजह से महंगाई जो है वो 5% नून लीग के दौर में रही, आखिरी दौर में ये जो भी गया है। पीटीआई का जब दौर शुरू हुआ तो 3.5 साल के अंदर कोरोना भी है और बहुत सारे फैक्टर हैं, सप्लाई चेन भी है, आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अभी तक 3.5 साल में पीटीआई की जो महंगाई हुई है वो 8.5% हुई है। मुमकिन है कि ये इसमें और कमी हो जाए। तो पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म किया बुरे हालात के बावजूद, ये इमरान खान साहब का क्लेम है। फिर उन्होंने कुछ बैन अवी रिपोर्टें बताई, ये बड़ी आम रिपोर्टें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। बिल गेट्स ने पाकिस्तान आकर तारीफ की कि भाई कोरोना के साथ अगर कोई लड़ा है तो पाकिस्तान ने शानदार काम किया है कम वसाइल के बावजूद। वो जाके एनसीओसी में जाकर देख कर आए कि इन्होंने किया क्या है, और पोलियो का एक भी केस नहीं आया। उन्होंने कहा अगर हम इतनी बैड गवर्नेंस है तो पाकिस्तान में पोलियो कैसे खत्म हो गया। फिर एहसास प्रोग्राम, दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्रामों के अंदर उनको शामिल किया गया है जो मदद कर रहे हैं कोरोना के दौरान। फिर उन्होंने कहा कि कभी इनकी किसी हुकूमत को बैनुल अक़वामी इतनी तारीफें नहीं मिली, नवाज शरीफ को या जरदारी को, जितनी हमारी तारीफ हुई है आलमी सतह पे। फिर क्लाइमेट चैलेंज, पाकिस्तान दुनिया के अंदर नाम बना रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हालात भी खराब हुए, वो भी हमारे ऊपर एक बहुत प्रेशर आया और अभी भी प्रेशर हमारे पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक ने यह वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 5.6% रही, और ये एक बड़ी कामयाबी है। तारीख में सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड है, वाकई बात ठीक है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा पैसा तारीख में उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में भेजा, इससे पहले नहीं भेजा। फिर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स भी, यानी 38 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तारीखी इससे पहले कभी नहीं हुई। टैक्स कलेक्शन 6,000 अरब रुपए तक, यानी 38% का इजाफा, 31% का, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 6,000 अरब का फिगर पाकिस्तान ने क्रॉस कर लिया पहली मरतबा। 4 बड़ी फसलें हैं वहाँ पे, बड़ी अच्छी क्रॉप्स हुई। फिर उन्होंने बताया कि किसानों को इजाफी 1100 अरब रुपया मिला। उसके अलावा उन्होंने कहा 930 अरब रुपया, पाकिस्तान की जो टॉप की 100 कंपनियां हैं उन्होंने 930 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जो तारीख में पहली मरतबा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तामीरात के शोबे में 1500 अरब रुपया इस शोबे में गया है, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने और बताया। और फिर पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कहा कि आज भी पेट्रोल पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप देखें तो इंडिया में 260 रुपये लीटर, बांग्लादेश में 185 रुपये लीटर, तुर्की में 200 रुपये लीटर। और अगर हम 70 अरब रुपए की हर महीने में सब्सिडी ना दें जो हम दे रहे हैं, 70 अरब रुपए अगर ना छोड़ें जो हम छोड़ रहे हैं, तो ये पेट्रोल 200 रुपये लीटर पाकिस्तान में हो। लेकिन आज हम इस पैसे को मजीद बढ़ा रहे हैं, जो सब्सिडी हम पब्लिक के लिए दे रहे हैं, और उसमें 10 रुपये पेट्रोल सस्ता, 10 रुपये डीजल सस्ता और 5 रुपये बिजली के यूनिट के ऊपर कमी कर दी है पाकिस्तान की हुकूमत ने। अब बड़े ऐलानात जो हैं, जिसको मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हैं। एक तो यह कि ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप दिलवाएंगे, जितने भी ग्रेजुएट हैं पाकिस्तान में, 30,000 रुपये तक का उनको पैसा मिलेगा, और उनको इंटर्नशिप दिलवाने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। सेहत कार्ड जो है उन्होंने कहा मार्च में मुकम्मल कर देंगे हर तरफ, कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां किसी खानदान के पास सेहत कार्ड मौजूद ना हो। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया है, 100% टैक्स माफ कर दिया इस सेक्टर को, हर तरह का टैक्स माफ कर दिया इस सेक्टर को। कंपनियां बनाएं या फ्रीलांस काम करें, हर तरह का छूट है। फॉरेन एक्सचेंज पर इनको 100% छूट दी जाएगी। यानी आईटी वो चीज है जिसमें पाकिस्तान बहुत सारा पैसा बना सकता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर पाकिस्तान का है, बहुत ज्यादा। यानी इंडिया इतना पैसा कमाता है आईटी से कि सऊदी अरब तेल बेच के उतना पैसा नहीं कमाता। सऊदी अरब तेल बेचकर अमीर है ना, दुनिया में जो दिफाई बजट है सबसे बड़ा बजट दूसरे नंबर पे सऊदी अरब का है। तो इतना पैसा सऊदी अरब के पास है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया सऊदी अरब के तेल बेचने से ज्यादा पैसों का आईटी बेचता है। तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा मौका है, तो उससे अब फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। पाकिस्तान में जो भी इंडस्ट्री लगाएगा उससे नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहां से आया। ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे तो 5 साल तक कोई टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। बगैर सूद के नौजवानों को और किसानों को कर्जे मिलना शुरू हो जाएंगे, और सस्ता घर बनाने के लिए भी कर्ज मिलेगा। 460 अरब रुपए के ये कर्जे हैं जो अब सबको दिए जाएंगे। फिर बैंकों को उन्होंने कहा कि वो छोटे लोगों को जो
कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अब बैंक भी कर्जे देंगे। ब्लूमबर्ग की, IMF की रिपोर्टें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। 26 लाख स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं इमरान खान साहब ने ये भी कहा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने गवादर के ऊपर प्रॉपर CPAC पे रिसर्च की है। मैं खुद गया हूँ, एक एक जगह को जाकर विजिट किया है और मुझे काफ़ी टाइम लगा ये सारा कुछ करने में, और वहीं से मैं आपके साथ ये अपनी खबरें शेयर करता रहा हूँ। तो अब वहाँ मैंने क्या क्या देखा उसके ऊपर एक बड़ी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट मैं आने वाले वक्त में आपको दिखाने वाला हूँ। एक आधा दिन और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो अब एक खबर रह गई है। खबर ये है कि मरियम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो लीक हो गई है। उसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब को गाली दे रही हैं, उनको जलील आदमी कह रही हैं, जलील आदमी। ये मरियम नवाज साहिबा ने खिताब दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को जलील आदमी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। तो मरियम नवाज कह रही है कि ये कैसा जलील आदमी है, कहता है हम इसको फूलों के हाथ डालें। ये हर जगह कहता फिरता है कि गली गली में चोर है, वज़ीर आज़म चोर है। तो ये बात ना मरियम नवाज को बहुत बुरी लगती थी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक दिन मुझे पैमरा का नोटिस भिजवा दिया। मेरे प्रोग्राम में आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है, और उनकी लड़ाई शुरू हो गई एक PMLN के बंदे के साथ। ये लड़ते रहे, मैं इनको छुड़ाता रहा, फिर मैंने ब्रेक ले ली, फिर मैं वापस आया, फिर इन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया आमिर लियाकत ने कि गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है। वो चिढ़ते थे, आगे थे PMLN वाले जो हैं वो भी इनको चढ़ाते थे आमिर लियाकत को। तो ये आपस में लड़ते रहे। बाद में मुझे पैमरा ने एक नोटिस भेज दिया, मैं चला गया, वहाँ पेशियाँ शुरू हो गई। बाद में उन्होंने कहा जी इसका प्रोग्राम बंद कर दें आप। तो मुझे पैमरा वालों ने बताया कि मरियम नवाज का दबाव था और उनको बहुत बुरा लगा जब ये कहा गया कि गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है। तो इस वजह से आपको आया नोटिस। अब वो सामने ना को 20-25 लोग बैठे होते हैं। ये वाकया मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, मुझे 2-4 मिनट मुझे लग जाएंगे, वक्त क्योंकि कम है। उन 20-25 लोगों के साथ वो एक बहुत बड़ी टेबल होती है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, 20-25 नहीं होंगे तो 15 तो होंगे। वो जितने लोग बैठे होते हैं उनके सामने जाके एंकर बैठ जाता है और फिर उसको बताना पड़ता है उसके ऊपर केस क्या है, और वो अपना केस लड़ता है। फिर तो वो केस मैंने कैसे लड़ा था मरियम नवाज साहिबा के मामले में, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊँगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।